कहानी की शुरुआत में हम सुनसान बीच समंदर में एक व्हाइट कलर की शिप को देखते हैं, जिसमें एक परिवार अपनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए आए होते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस पानी पर वो है कुछ ही समय में वो सूखकर खुले रेगिस्तान में बदल जाएगी। शिप पे एक परिवार के 4 लोग थे, टॉम और उसकी पत्नी जूलिया, उसके 2 बच्चे बेन और कैसी। जूलिया खुले समंदर में किसी को बिना बताए स्विमिंग करने के लिए कूद जाती है, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा होता है कि वह धीरे धीरे उस शिप से दूर जा रही होती है। तभी शिप में रखी मीटर पर दिखाया जाता है कि कोई बहुत बड़ा समुद्री तूफान आने वाला है। अचानक जूलिया को एहसास होता है कि समंदर का पानी काला हो रहा है। उसे जब तक ये समझ आया कि वह बीच समंदर में फंस चुकी है, तब तक शिप काफी दूर निकल चुकी थी। वो मदद के लिए अपने पति टॉम और अपने बच्चे को पुकार रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज सुन नहीं पा रहा था। तभी टॉम को कुछ अजीब लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपनी वाइफ को काफी देर से नहीं देखा है। वो पूरे शिप में जूलिया को ढूंढ रहा होता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। लेकिन तभी उसकी नजर बीच समंदर में तैर रही जूलिया पे पड़ती है। वो उसे बचाने के लिए शिप को उसके पास तेजी से ले जाता है और पानी में छलांग लगा देता है। उसे वो खींचकर शिप पर लाता है और सबको बैठाकर समझा रहा होता है कि कोई भी अब किसी को बिना बताए स्विमिंग करने के लिए नहीं जाएगा। रात में सब मिलकर बेन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जिसमें टॉम अपने बेटे को बर्थडे गिफ्ट में एक ब्रांड न्यू लैपटॉप देता है। उसके बाद सब मिलकर फैमिली फोटो लेते हैं। वो बात कर ही रहे होते हैं, तभी कैसी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है, जिसका नाम एडम है। कैसी बात करने के लिए बाहर चली जाती है। उसका बॉयफ्रेंड कैसी को बता रहा होता है कि इधर मौसम बहुत खराब है और समंदर में भी बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, तो तुम सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से निकल जाओ। वह बात कर ही रही होती है, तभी मौसम खराब होने की वजह से कॉल कट जाती है। तभी बेन को कुछ सुनाई देता है, जिसे वो बाहर जाकर देखने लगता है। उसे दिखाई देता है बहुत सारे समुद्री वेल उसके शिप के आसपास तैर रही हैं। मगर ये कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि वेल कभी भी इतने कम पानी में नहीं आती है। तभी अचानक कोई समुद्री जीव शिप को टक्कर मारता है। शिप को कितना नुकसान हुआ यह देखने के लिए टॉम पानी के अंदर जाता है, लेकिन जब वो पानी से बाहर आता है तो उसके कंधे पर बहुत बड़ा घाव होता है। ये कैसे हुआ ये टॉम को भी नहीं पता। और अब तो शिप भी नहीं चल सकती थी, क्योंकि उसके इंजन में पानी घुस गया था। वो लोग मदद के लिए आसपास के शिप से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर रेडियो पर कोई भी जवाब नहीं मिल रहा होता है। अब वो पूरी तरह से फंस चुके थे। तभी अचानक आसमान से मिट्योर गिरने लगते हैं। पास जाकर जब देखा जाता है तो पता चलता है कि वो मिट्योर नहीं है, बल्कि सैटेलाइट का टूटा हुआ टुकड़ा है। अब समंदर का तूफानी खेल भी शुरू हो चुका था। वह पानी में डूब न जाए इसके लिए सारे लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। तभी उनके कानों को बहुत तेज सन्न की आवाज आती है, जिससे उसके नाकों और कानों से खून आने लगता है। तभी समुद्री तूफान भी चालू हो जाता है और एक अंधेरे के साथ शिप की लाइट कट जाती है। सुबह को जब उनकी आंखें खुलती हैं तो वो लोग देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या है। शिप में बहुत बड़ा छेद हो चुका है, फिर भी शिप अभी तक डूबी क्यों नहीं, और मछलियां ऐसे ही बोट पे उछल रही हैं। वो लोग शिप के ऊपर चढ़कर देखते हैं तो उसके होश उड़ जाते हैं। समंदर में पानी है ही नहीं। रातों रात पूरे समंदर का पानी सूख चुका है और एक सुनसान रेगिस्तान में बदल चुका है। आखिर समंदर का पानी गया कहाँ? टॉम दिशा देखने वाले यंत्र से जब दिशा देता है तो उसे अजीब लगता है, क्योंकि पूर्व और पश्चिम में चला गया है और पश्चिम पूर्व में। दिशा की तो ऐसी तैसी हो चुकी है। उसका बेटा बेन आसपास के सर्वाइवर को अपना लोकेशन देने के लिए बहुत सारे गुब्बारों को एक रस्सी से बांधकर हवा में लहरा देता है, मगर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। तभी रेडियो पर एक सबमरीन सर्वाइवर की आवाज आती है, जो कि कुछ ही मील में है। टॉम उनसे पूछता है कि पानी कहाँ गया। सर्वाइवर बताता है कि पानी वहाँ चला गया जहाँ उसे नहीं जाना चाहिए था। मतलब पानी अब शहरों की तरफ चला गया है और वह कुछ ही दिनों में वापस भी आएगा, और जब वापस आएगा तो अपने साथ बहुत बड़ी लहर के साथ आएगा, जो सबको तबाह कर देगा। इससे बचने के लिए उन्हें सबसे बड़ी ऊपरी सतह पर चढ़ना होगा। तभी एक आदमी उनकी तरफ चला रहा था, हाथ में कोई लंबा सा हथियार लिए हुए। उसके पास एक खूंखार काला कुत्ता भी था। टॉम सोचता है कि यह भी कोई सर्वाइवर है जो कि इस खुले समंदर में भटक गया है। इसके लिए वो उसके पास एक पानी का बोतल लेकर जाता है और उसे पानी पीने को देता है। वह आदमी पानी पीने लगता है, मगर अचानक वह टॉम के चेहरे पर उसी बोतल से जोर का मारता है, जिससे टॉम नीचे गिर जाता है। अब वो साइको अपना हथियार उठाता है और टॉम के पेट पर मारता है, और यह दर्दनाक मंजर जूलिया दूर खड़ी होकर देख रही होती है। उसके बाद वो साइको टॉम के गले में वह भाला भोंक देता है, जिससे टॉम वहीं मर जाता है। अब वो साइको जूलिया और उसके बच्चों की तरफ बढ़ता है उन्हें मारने के लिए। जूलिया शिप के अंदर जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। पहले वो अपने बच्चों को छुपा देती है, उसके बाद खुद छुप जाती है। वो साइको उसे और उसके बच्चों को पूरे शिप में ढूंढता है। तभी अचानक उस आदमी का कुत्ता जूलिया को देख लेता है और जूलिया पर हमला कर देता है। जूलिया उस कुत्ते को एक चाकू मारकर खत्म कर देती है, लेकिन साइको अपने कुत्ते की आवाज सुनकर जब बाहर आता है तो अपने कुत्ते को मरा हुआ देखकर वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जूलिया शिप के पीछे से ऊपर चढ़ जाती है और टूटे हुए खिड़की से अंदर चली जाती है, लेकिन तभी वो साइको जूलिया पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। वो साइको जूलिया का गला दबाकर मारने ही वाला होता है। तभी कैसी बाहर आती है और उस आदमी पर फ्लेयर गन तान देती है। वह ट्रिगर दबाकर उसे मार देती है। उसके बाद सारे शिप से बाहर निकलते हैं। शिप में आग लग जाती है, मगर अभी भी वो साइको मरा नहीं होता है और वह जूलिया और उसके बच्चों का पीछा कर ही रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि वो साइको बेन के गुब्बारे की वजह से उसके पीछे पड़े थे। अगर वो गुब्बारों को हवा में नहीं लहराता तो कोई उसका लोकेशन भी नहीं जान पाते। उस आदमी से भागते भागते सब थक चुके थे और बेन को प्यास लग जाती है, मगर उसके पास पीने को पानी ही नहीं होता है। जब वो और दूर जाते हैं तो उन्हें क्रैश हुआ एक प्लेन मिलता है और आज रात वो
वो इसी में रुकने का प्लान बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा खाना जूलिया बेन और कैसी को देती है। उसके बाद वो लोग खा के सो जाते हैं। रात में कैसी बाहर निकलती है, तभी अचानक उसके पीछे से वही साइको आ रहा होता है। वो कैसी को पकड़ने ही वाला होता है, तभी जूलिया उस पर चाकू से हमला कर देती है और उसे मार देती है। सुबह को जब सब उठते हैं तो वह ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि किसी जीव ने उस आदमी को बुरी तरह से खा लिया था। इसका मतलब यह है कि कोई और भी है जो कि उसके जानों के पीछे पड़ चुका है। आगे जाते वक्त बेन बहुत तेजी से भागने लगता है और जाकर गंदा पानी पीने लगता है क्योंकि उसे बहुत प्यास लगी थी। उसके बाद जूलिया और कैसी वही परे कचरे को जमा करके एक शेल्टर बनाती है। उसके बाद जूलिया बेन को एक सुई लगाती है ताकि गंदा पानी पीने की वजह से बेन बीमार न पड़ जाए। रात में सोते वक्त जूलिया को कुछ सुनाई देता है। वो देखने के लिए बाहर जाती है। उसके बाद वह डर के मारे भागकर अपने बच्चों के पास जाती है। वह उसे साथ लेकर भाग रही होती है और वह समुद्री मांसाहारी केकड़े उनका पीछा कर रहे होते हैं। भागते भागते उन्हें और 3 लोग मिलते हैं जिनसे जूलिया मदद मांगती है, मगर वह उनकी मदद नहीं करते हैं और खुद भागकर एक कंटेनर में छिपने लगते हैं। जूलिया और उसके बच्चे जैसे तैसे करके कंटेनर की छत पे चढ़ जाते हैं, मगर उन लोगों पर केकड़े हमला कर देते हैं और उन्हें मार खाते हैं। सुबह जब कंटेनर के अंदर जाते हैं तो उन्हें एक वॉकी टॉकी मिलता है जिससे वो लोग उसी सबमरीन वाले आदमी से बात कर पाते हैं। जूलिया उसका लोकेशन नहीं जानती है क्योंकि उसका मैप कहीं गिर गया था और जूलिया बताती है कि उस आदमी को कि हम पर एक हमला हुआ था। वो आदमी बोलता है मेरे ऊपर भी। वह समुद्री केकड़े हैं जो कि ऑक्सीजन कम होने की वजह से ऐसा कर रहे हैं। आदमी बोलता है बस कुछ ही घंटों में पानी वापस आने वाला है, तो तुम सब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे पास आ जाओ। लोकेशन बताने के लिए वो आदमी फ्लेयर गन छोड़ता है। उसके बाद वो लोग उसी दिशा में जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सबमरीन दिख तो जाता है, मगर सबसे बड़ी परेशानी यह थी अब उन्हें खतरनाक पहाड़ों से नीचे उतर कर जाना होगा और उनके पीछे खतरनाक केकड़े भी पड़े हैं। रास्ते में वो लोग आड़ी तिरछी टनल से निकलते हैं। टनल से निकलते वक्त पहाड़ों के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं जिसमें जूलिया फंस जाती है। जूलिया बेन और कैसी को यहाँ से भागने को बोलती है। कैसी बेन को लेकर सबमरीन के पास जाती है जहाँ वही आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। इधर जूलिया पर वही केकड़े हमला कर देते हैं जिससे जूलिया गोलियों से मार रही होती है, मगर इतने सारे केकड़े कैसे मर सकते थे। तभी उसकी बेटी कैसी आती है और जूलिया को वहाँ से निकाल कर भाग रही होती है, मगर वो केकड़े उनका पीछा कर रहे होते हैं जिसे बेन गोलियों से मार रहा होता है। उसके बाद वो लोग सबमरीन के अंदर घुसकर गेट लॉक कर देते हैं। तभी वो सुनामी समंदर का खोया हुआ पानी एक विशाल आकार लेकर वापस आ रहा होता है। सभी अपने अपने सीट बेल्ट लगा लेते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। एक झटके से वो पानी के अंदर चले जाते हैं और जब उनको होश आता है तो वो लोग जमीन पर पहुंच चुके थे और यह कहानी यही खत्म हो जाती है।